यदि आपको ये पता चल जाए कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के किस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहे, तो कैसा रहे। देखो ऐसे केस में आप अपने आप ही सबसे ज्यादा फोकस किन टॉपिक पर करोगे। भाई एक चैप्टर तो है जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, अब केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है तो पढ़ना पूरा ही है, लेकिन उसमें से भी ऐसे कौन से पर्टिकुलर टॉपिक है, 2 3 4 टॉपिक जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सको। तो इसमें हम इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि पिछले कुछ समय से कौन कौन से टॉपिक से आपके ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये ज़्यादा लंबी सीरीज नहीं करेंगे, अपन कुछ वीडियोज की सीरीज करेंगे जिसमें यहाँ पर अपन ज़्यादा लेंगे 4 से 6 वीडियो ना, 4 to 6 वीडियोज यहाँ पर रहेंगे। हर वीडियो के लेंथ 1 घंटे के अराउंड रहेगा ना, 1 घंटे से थोड़ी बहुत कम हो सकती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उस एक वीडियो में हम 1 से 2 चैप्टर को यहाँ पर कवर करेंगे। और 2 चैप्टर के 1 से 2 चैप्टर होंगे ना, उसके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, बल्कि अपन उन टॉपिक्स के बारे में स्पेशली बात करेंगे जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ताकि आप उन पर ज्यादा फोकस कर सको और बाकी पर कम फोकस कर सको, ताकि आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक ही यहाँ पर बन जाए, है ना। यहाँ पर अपना जो पढ़ने का टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा कि यहाँ पर बेसिकली अपन क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन देखेंगे भाई कि लास्ट समय में लास्ट 1-2 पेपर के अंदर कौन से क्वेश्चन आए, अब आने वाले समय में उसी से रिलेटेड किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि आप मैक्सिमम फोकस कर सको। तो कुल मिलाकर 1 घंटे के आसपास में पूरा चैप्टर आपके ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा, जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर स्पेशली अपन केमिकल बॉन्डिंग एंड जीआईओसी के बारे में बात करेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। इस तरह से 5-6 लेक्चर के अंदर अपन अच्छे जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको कवर कर जाएंगे। कुल मिला के 4 से 6 घंटे के अंदर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर अपन देखते हैं भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देख क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज सीसा शेप। अब देखो सबसे पहले बात समझना है यहाँ पर, देखो सीसा शेप के जब भी बात करते हैं अपन तो आपके दिमाग में VSEPR थ्योरी आ जानी चाहिए। VSEPR थ्योरी है ना, VSEPR ये थ्योरी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, है ना, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जिसमें यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आया हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ना। अब VSEPR थ्योरी क्या क्या कवर कर जाती है, देखो इससे आपको ज्योमेट्री के बारे में पता चल जाता है ना, इससे आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पता चल जाता है ना, इससे आपको बॉन्ड एंगल के बारे में पता चल जाता है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने ही होते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे इसी क्वेश्चन की अपन बात करें, देखो यहाँ पर सीसा की बात करें, जब भी सीसा ज्योमेट्री की बात करें तो भैया जो सीसा ज्योमेट्री शेप है उसके लिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर। जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 1 लोन पेयर आता है तब सीसा शेप बनती है, और काफी डिटेल में, है ना, चाहे फ्री कोर्स हो चाहे पेड कोर्स हो, दोनों ही कोर्सेज के अंदर काफी डिटेल में चीजें मैंने एक्सप्लेन भी कर रखे हैं ना, आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं भैया sp3d हाइब्रिडाइजेशन 1 लोन पेयर के साथ किस में है, वही अपना आंसर होगा। चलो सबसे पहले देखते हैं, जैसे ये है Cl, है ना, और इस पे क्या है 3 एप जुड़े हुए हैं, ये क्लियर है। देखो क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से देखो प्रत्येक बॉन्ड में क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन का है, क्लोरीन का तो 1 ही है, इसमें भी क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 फ्लोरीन का होगा, है ना। तो कुल मिलाकर 3 बॉन्ड में क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 7 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 7 में से 3 काम में आ गए, बचे कितने, 4 का मतलब 2 लोन पेयर हो गया भैया। तो यहाँ पर देखो कुल मिलाकर 3 तो सिग्मा बॉन्ड है प्लस 2 लोन पेयर है, अब 3 + 2 मिलाकर 5 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो होता है, sp3d तो, लेकिन भैया इसमें 2 लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर नहीं चाहिए अपन को, sp3d हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर आपको चाहिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर तो 2 लोन पेयर हो गए, ये अपना आंसर नहीं होगा। अब बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, देखो इसमें क्या हो गया कि जीनोन, आपको पता है कि जीनोन क्या है,
जी नॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, इनर्ट गैस है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं इसमें, ग्रुप 18 की गैस है ना, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 फ्लोरीन के साथ चले जाएंगे, मतलब कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर हो गया। तो ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि आपको तो 1 लोन पेयर चाहिए, 2 चाहिए ही नहीं है ना, इसलिए ये भी खत्म हो जाता है ना। और आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो 2 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा बॉन्ड 4 फ्लोरीन के साथ, 4 और 2 6 होगा, 6 पर हाइब्रिडाइजेशन ऐसे भी sp3d2 होता है, जबकि हमको तो हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा चाहिए, sp3d चाहिए, मतलब ये ऑप्शन पे अपना कैंसिल हो जाता है। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन फैमिली का है, सल्फर के पास कितनी ऑक्सीजन फैमिली का, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन 4 फ्लोरीन के साथ चले गए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब टोटल 5 पर क्या हो गया sp3, तो यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन साथ में 1 लोन पेयर है ना, तो कुल मिला के sp3d हाइब्रिडाइजेशन और 1 लोन पेयर यहाँ पर आ गया, 1 लोन पेयर। कुल मिलाकर भैया ये केस इस सिनेरियो को फॉलो कर रहा है, मतलब सीसा शेप अपनी यहीं पर होगा। देखो कितना सिंपल केस है ना, बहुत आसानी से आप इसको अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं। क्लियर है भाई, कोई डाउट है क्या? नहीं अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपके, आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं होगा। हाँ क्लियर है सबके, है ना। अब इसी तरह से यहाँ पर देखो आंसर तब ना हो गया सी, यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रोमीन वही हेलोजन फैमिली है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 5 गए, 5 फ्लोरीन के साथ बचे तो 2 का मतलब 1 लोन पेयर, तो कुल मिलाकर यहाँ 1 लोन पेयर 5 सिग्मा मतलब 6 हो गया, 6 पर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा, मतलब ये भी अपना केस नहीं हो सकता, आपको तो sp3d विद 1 लोन पेयर, तो ये हो गया है ना। तो VSEPR थ्योरी आपको शेप के बारे में कंप्लीट जानकारी दे देती है, ज्योमेट्री के बारे में दे देती है और बॉन्ड एंगल के बारे में दे देती है, और काफी हर बार इससे क्वेश्चंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है ना। और आपने पढ़ा ही होगा है ना, फ्री कोर्स में और पेड कोर्स में दोनों में ही काफी डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रखा है, VSEPR थ्योरी को, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो कुल मिलाकर इसका रिविजन भैया बहुत अच्छे से कर लेना, 100% क्वेश्चन आता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अपन यहाँ पर देखते हैं, देखो अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना ये कर रहे हैं अपन लेटेस्ट एग्जाम के ना, या तो आरपीएससी 2022 के निकलेंगे या फिर 2018 के निकलेंगे, जो लास्ट में पिछले 18 और 22 के क्वेश्चन है ना। क्लियर है, कॉन्सेप्ट साथ में आपको समझा ही रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन अभी किया है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है, ये भी 22 का है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपन, देखो द पैरामैग्नेटिक बिहेव ऑफ आयन O2-, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि O2- जो आयन है उसके पैरामैग्नेटिक बिहेव को किसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका मेन मुद्दा यही है। तो कुल मिलाकर देखो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि O2- पैरामैग्नेटिक है या नहीं है। देखो शानदार चीज आपको बता दूं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर कितने, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा न्यूट्रल एटम में, तो 2 ऑक्सीजन के 8 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, साथ में एक नेगेटिव है तो एक और जोड़ दो, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है आपको, हमेशा एक बात ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, अगर उसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 3 5 7 9 इस तरह से 11 है ना, 17 हो गया 19 हो गया, इस तरह से ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या उनकी कंप्लीट पेयरिंग पॉसिबल है? हाँ है क्या? नहीं है, उनकी कभी भी कंप्लीट पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। इसका सीधा मतलब पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा। तो भैया ये O2- पैरामैग्नेटिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके पैरामैग्नेटिज्म को किसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो देखो एक बात समझना, अगर आपको मॉलिक्यूलर लेवल पर मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होगा उसको समझना है, तो उसके लिए भैया मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। इससे अच्छा कुछ भी नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर देखते हैं कि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं आ रहा तो डायमैग्नेटिक होगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिलाकर इसके लिए मोस्ट सूटेबल कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? MO थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूलर लेवल पर डिटेल में अपन को पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं करती। जबकि VSEPR थ्योरी का भी हमने बात करी है। VSEPR जो थ्योरी है वो बेसिकली
शेप और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते, इसका मतलब ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता। और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हैं तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करता है, ना कि मैग्नेटिक मोमेंट की। तो कुल मिलाकर ये भी यहाँ पर चला जाता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर होगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो ध्यान देना, है ना। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट के कंफ्यूज होते हैं यार, उनके दिमाग में हवा बनी हुई है कि यार अब तो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन आते ही नहीं थे, ये नया कॉन्सेप्ट जो, अरे भैया नया कुछ भी नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल हवा बनी हुई है और कुछ भी नहीं है। असर्शन रीजन में क्या, देखो मैं कहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चन और भी सिंपल होते हैं। कैसे सिंपल होते हैं? पहला आपको एक स्टेटमेंट दिया, दूसरा स्टेटमेंट दिया, आपको पढ़कर भैया ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट में बोली गई बात है वो सही है गलत है। अरे बोल तो उन्होंने दी ना, केमिस्ट्री आपको आती है, आपको केवल क्रॉस चेक करना है कि इन स्टेटमेंट में बोली गई बात सही है या नहीं है ना। अब आपको लग गया नहीं यार ये भी सही बोल रहा है साहब और ये भी सही बोल रहा है, या फिर गलत बोल रहा है, जो भी आपको लग गया, है ना। फिर आप देखो कि क्या सेकंड स्टेटमेंट में रीजन में जो बात बताई गई है, क्या वो पहले स्टेटमेंट में कही गई बात का सॉल्यूशन है, मतलब उसका कोई कारण बता रही है क्या? पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सेकंड वाले के द्वारा अगर एक्सप्लेन किया जा रहा है तो इसका मतलब है भैया दोनों स्टेटमेंट सही है, और इस सेकंड स्टेटमेंट के द्वारा रीजन के द्वारा असर्शन को एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। बस उसके अनुसार ऑप्शन चूज कर लो, बिल्कुल सिंपल है यार, है ना। इसको देखना है तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखो यहाँ पर असर्शन ए करे शुरू। देखो ध्यान देना क्या दे रखा है यहाँ पर, ध्यान से समझना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मास। लगभग समान मोलर मास वाले एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एकदम सही है भैया, है या नहीं है? देखो आपने अगर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़े हो, जो कि मैंने काफी डिटेल में पढ़ा रखा है, अच्छा फ्री और पेड दोनों कोर्स में है, तो चाहे आप फ्री कोर्स से स्टडी कर रहे हो चाहे पेड कोर्स से स्टडी कर रहे हो, दोनों कोर्स के अंदर काफी डिटेल में बात मिलेगी। तो वहां पर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा रखी है ना, कंपेयर भी करा रखा है, तो उसमें ये चीजें क्लियर मेंशन है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्चुअली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है ना, ये इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। और आपको पता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइमराइज होता है ऐसे, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से डाइमराइज होते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं इस तरह से। यहाँ पर अपन इसको इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे अपन यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे। ये क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है ना। और यहां पर इस तरह से इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनती है ना, दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं ना, तो इस तरह से इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनती है। तो कुल मिलाकर देखो इस एच बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। अब जब ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो ये एक दूसरे से चिपक गई है, समझ लो एक दूसरे से चिपक गई, तो इनका आसानी से वेपराइजेशन नहीं हो पाता। आसानी से वेपराइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वेपराइज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, मतलब क्या होगा भैया, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर इस H बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किससे, H कंपेयर टू एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। एल्कोहल में भी ये H बॉन्डिंग होती है, लेकिन एल्कोहल में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसमें तो दो तरफ से जुड़ जाते हैं। एल्कोहल में इतनी स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग नहीं होती, कंपेरेटिवली कम होती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में तो होती ही नहीं। एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO, इसमें तो H बॉन्डिंग ही नहीं। कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR, है ना। और एल्कोहल क्या होता है, ROH, इसमें होती है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है कि एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर असर्शन तो भैया अपना सही है, स्टेटमेंट में जो बात बोली गई है वो क्या है, एकदम सही है, ठीक है। अब रीजन इसको भी पढ़ो। सबसे पहले तो देखो कि ये बात बोली गई वो सही है या नहीं, फिर आगे की सोचेंगे। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हैव मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंट्रा नहीं है, इंटर है। क्यों, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच है, ये अलग मॉलिक्यूल, ये अलग मॉलिक्यूल है, इसलिए इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। और इस इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन काफी स्ट्रॉन्ग होता है ना। और यही बात यहाँ पर बोली गई है, मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन।
है ना, क्यों होता है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इसका मतलब सही बोली गई है बात, इसका मतलब ये रीजन भी सही है, ये मतलब ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट एकदम सही है। लेकिन अब हमको देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है क्या ये इसका कारण है। इसका कारण है का मतलब है कि यहां पर बोला है कि भैया कार्बोक्सिल एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किससे, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल से। तो क्या इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, इसको बता रहा है कि ये, तो भैया बता रहा है ना। हाँ, अभी मैंने बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और इसी बात को ये एक्सप्लेन कर रहा है ना, इसी बात को ये एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब ये जो रीजन है वो इस असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ट्रू है, एंड आर मतलब रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो आर है इस ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसका मतलब ए अपना आंसर होगा। देखो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट, या तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ गई, ऐसे हो गया, आर इज ट्रू, ये ए इज ट्रू आर फॉल्स, ये ऐसे हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो कुल मिलाकर ए बचा। तो देखो बहुत सिंपल है, अपन मान सकते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना उनसे भी ज्यादा सिंपल होते हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। क्यों सिंपल होते हैं, क्योंकि नॉर्मल में तो अपन को सोचना पड़ रहा है, दिमाग में जोड़ देना पड़ रहा है। भैया या तो उन्होंने खुद नहीं बोल दिया, स्टेटमेंट बोल दिया, बस उनकी बोली हुई बात को आपको देखना है क्यों सही है या गलत है, फिर देखना है कि पहली ये जो है, हाँ, इसमें जो बोला गया है उसको क्या इसके द्वारा एक्सप्लेन किया जा रहा है, बस आपको इतना सा चेक करना है। इतना सा आपने दिमाग पे जोर दे लिया, इतना सा आपने चेक कर लिया, जिसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये सारा जो कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर फोर्सेस से होता है, जो काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है फ्री और पेड दोनों कोर्सेज के अंदर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखो ऑटोमेटिक आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी, और मान के चलना आने वाले एग्जाम में भी इन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। आप पढ़ना बोले इसे पूरे चैप्टर को, लेकिन पर्टिकुलर ये जो टॉपिक यहाँ पर निकल रहा है ना, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया, VACPR थ्योरी हो गया, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, मोलिकुलर फोर्सेज हो गया, ये जो गिने चुने 3-4 टॉपिक है ना, इन पर भैया अच्छे से जोर दे लेना, इनकी क्वेश्चन दोबारा देख लेना भी जाते जाते, है ना, और साथ के साथ ही थोड़ी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी पूरे चैप्टर को रफली देख लेना तेजी से, बाकी इनको थोड़ा अच्छे से देख लेना, सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक आपके जंप कर जाएंगे, ठीक है ना। और रिवीजन फास्ट होगा, क्योंकि अब मेन टॉपिक पर आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, ये फटाफट चैप्टर का रिविजन भी होगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन NH3 आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग है ना, फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे रखा है ये, और आपसे पूछा है कि अमोनिया में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है। देखो ध्यान देना समझना, अमोनिया यही भैया ये है या नहीं है, यही अमोनिया, जानते हो बचपन से खूब देखी होगी आपने अमोनिया, है ना। अब अमोनिया में जो लोन पेयर है ना, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन को आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आपको अमोनिया का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पता नहीं हो, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी आप करना, ठीक है। तो देखते हैं अमोनिया का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखो यहाँ पर अपन देखते हैं ये अमोनिया का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ना। और आपको पता है कि अमोनिया जो है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुन्ना, इधर देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, पूरे मॉलिक्यूल की बात करें अपन, नाइट्रोजन की बात नहीं करें, सारे काउंट करने, बॉन्ड के काउंट पे होगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब काउंट होंगे। तो देखो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपके पास हो जाते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन आपके इसके अंदर फिल करने हैं। तो कुल मिलाकर देखो 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर है, और 2 यहाँ पर है, तो 2 4 और 2 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान देना, ये जो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं आपको पता है उनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं उनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लगभग पैरेलल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर लगभग जिनकी एनर्जी होती है उनको अपन बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
है ना। तो ध्यान देना यहाँ पर ये लोन पेयर क्या किसी बॉन्ड का पार्ट है, नहीं है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है, नॉन बॉन्डिंग है, किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कुल मिलाकर ये ही अपना नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले हैं। और आपसे यही पूछा है कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें अमोनिया के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो किसके अंदर है भैया, किसके अंदर है? ये देखो 2a1 के अंदर है। आप देख सकते हो 2a1 के अंदर है, 2a1 के अंदर है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा ना वो 2a1 होगा यहाँ पर। अब देखो एक मजेदार बात बताओ आपको, बता दो मजेदार बात। देखो मजेदार बात यह है कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में ये क्वेश्चन आया था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में। और मजे की बात यह है कि क्वेश्चन आया था जिसको आरपीएससी ने डिलीट मार दिया था। क्या कर दिया था? डिलीट मार दिया था। जब आंसर की में आप देखोगे ना तो वहां पर स्टार लगा हुआ आपको मिलेगा ऐसे। तो आंसर मैंने आपको बता दिया, फिर भी आरपीएससी ने इसको डिलीट मारा। देखो रीजन क्या है वहां पर एक्चुअली कि देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने पढ़ा भी रखा है ना, पेड कोर्स के अंदर है। फ्री कोर्स में आई थिंक पिछले बैच के वो है वीडियो, तो हो सकता है उसमें नहीं हो, लेकिन पेड कोर्स में करवा रखा है ना। तो आप वहां पर एक बार समझने की कोशिश करना कि वहां पर अपन ने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताया ना उसमें इस तरह से नहीं बता रखा ना, थोड़ा सा वहां पर अलग तरीके से अपन ने करवाया है। उसका रीजन क्या है कि ये जो सिमेट्री आती है, ये A1 E ये एक्चुअली ग्रुप थ्योरी का पार्ट होती है ना। ये एक्चुअली क्या मोलिकन सिंबल होते हैं जो किससे निकलते हैं? ग्रुप थ्योरी से निकलते हैं। ग्रुप थ्योरी वहां पर जब सिमेट्री के कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करते हैं करेक्टर टेबल वगैरह देखकर, तो ये निकलते हैं। और ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है। और इसके अंदर एक्चुअली क्या है कि अपन ने इसके अंदर क्या है कि एक्चुअली ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट मोलिकन सिंबल वाला एक ग्रुप थ्योरी के कॉन्सेप्ट काम में ले रखे जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो कुछ बच्चों ने रेट वगैरह लगा दी होगी इस क्वेश्चन पर, है ना। तो इस वजह से इसको डिलीट आरपीएससी ने मजबूरी में किया होगा, ये मान के चलना आप। और क्यों किया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब अपन को पता चल गया ना कॉन्सेप्ट, तो भैया कुछ भी नहीं, आप इसको दिमाग में बसा लेना, है ना। इससे आपका सारा काम हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर आपके अब हो गया होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पर है। ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। ये एमओ डायग्राम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज है ना। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो एक बात तो समझने की कोशिश करना। अगर अपन नॉर्मल कॉन्सेप्ट को देखें जो एमओ डायग्राम मैंने बना भी रखा है, उसमें देखो ये सिनेरियो आ रहा है, एक ऑर्बिटल, फिर यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है ये, और यहाँ पर फिर 1 है ना। तो ये सिनेरियो चलता है, ये समझ लो। तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस देखना आप, 2 4 2 का आना चाहिए। तो यहाँ पर सीक्वेंस देखो भैया, आप यहाँ पर 2 4 2 का सीक्वेंस यहाँ पर आना चाहिए ना। यहाँ पर अपन देख लेते हैं। तो देखो 2 4 2, तो इसमें तो 4 2 2 आ रहा है, इसका मतलब ये गया ना। 4 2 2 आ रहा है, इसका मतलब ये गया। इसमें 2 4 2 नहीं आ रहा, यहाँ 2 4 2 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, चेक करेंगे। इसमें 2 4 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है, चेक करेंगे। लेकिन इसमें 4 2 2 आ रहा है, इसका मतलब ये गया, ये अपना आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो अपना देखो, केवल अपन ने एक सीक्वेंस चेक किया ना कि भैया इलेक्ट्रॉन का ये रहेगा कि पहले 2 फिर 4 फिर 2 आएंगे, तो इसमें 2 ऑप्शन कट गए। अब यहाँ पर देखो जब भी एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, तो वो ए का पार्ट होगा। ए सिंगल जनरेट होता है, सिंगल डी जनरेट में ए आता है, यू मान लो। डबल डी जनरेट में ई आता है, ट्रिपल डी जनरेट में 3 आता है, यू समझ लो आप। देखो जब भी एक ऑर्बिटल होता है तो उसके लिए ए काम में लेते हैं, 2 होते हैं तो उसके लिए ई, 3 होते हैं उसके लिए टी काम में लेते हैं अपन, टी। तो सिंगल डी जनरेट, डबल डी जनरेट, ट्रिपल डी जनरेट। तो यहाँ पर आप समझो, देखो 1 में ए, 2 में ई, यहाँ पर भी 1 हो रहा है ए, यहाँ पर 2 हो रहा है ई, यहाँ पर 1 हो रहा है ए। तो बस आप इसी सिनेरियो को यहाँ पर फोकस करो, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखो ध्यान देना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ए है ना, यहाँ पर ई के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पर ए के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। इसमें देखो आप, इसमें क्या रहे, देखो यहाँ पर ई के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर रखा है, जबकि पहला ई होगा ही नहीं, पहला ई यहाँ पर होगा ही नहीं, है ना। पहला यहाँ पर ई होगा ही नहीं, ये क्या हो गया भाई, इसको डिलीट मार दे, देखो ना, ये पहला यहाँ पर ई हो ही नहीं सकता, पहला तो ए ही होगा ना। उसके बाद ई है, फिर ए है,
तो कुल मिलाकर ले देकर यहाँ पर अपन देखते हैं तो देखो यहाँ पर ई के अंदर 4 आना चाहिए था, 2 नहीं आएगा, इसका मतलब ऐसे ही कट गया है ना। और अगर ई के अंदर 4 बढ़ता हो तो सिक्वेंस ही चेंज हो गया, फिर 2 4 2 का सिक्वेंस ही नहीं रहेगा, इसका मतलब ये गया, मतलब ये आपका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा केस है ना। तो डायरेक्ट आप देखो सीक्वेंस यहाँ पर समझ में आ रहा है 2 4 2 है ना। तो यहाँ पर हो गया 2 4 2, फिर आपको देखना है कि पहले वाले के अंदर 2 है तो पहला क्या है ए, यहाँ पर देखो ए है, फिर ई है, फिर ए है, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस काम में लेना है ए ई ए, जबकि यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो रहा है ई ए हो रहा है, तो इसका मतलब ये गया, ये अपने पास बचा। यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन आपके हो सकता है कि यहाँ पर जो सीक्वेंस उसमें देखो 1A1 है, फिर 1E है, फिर 2A1 है, फिर 2E फिर 3A1 है, इस तरह से है। लेकिन यहाँ पर जो सीक्वेंस देखो, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है 1 1 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने 1 2 3 कर रखा है। तो आप कंफ्यूज मत होना, सिंपल नंबरिंग करिए इन्होंने, पहले ऑर्बिटल को 1 से, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट काम में नहीं लिया, और बाकी देखने से आपको पता चल रहा है कि बाकी तो सारे ऑप्शन ही यहाँ पर कट चुके हैं, दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को देखकर कंफ्यूज मत होना। कई बार एग्जाम में अपन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अपने आप को करना पड़ता है ना, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये आंसर क्या होगा, है ना। तो अगर भैया कोई स्टूडेंट रेट लगा देता तो मान के चलना हो सकता है ये क्वेश्चन भी डिलीट हो जाता, है ना। लेकिन अब अपन को ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना, चक्कर में नहीं पड़ना, अपन को कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो सीधी सीधी बात है, एमओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिमाग में अच्छी तरह से आपको फिट कर लेना है। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर LCAO। LCAO का मतलब क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड, और पूछा यहाँ पर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ये ट्रू नॉट ट्रू करेक्ट है ना, नॉट करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, इनका भैया विशेष तौर पर ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि छोटी सी पढ़ने के अंदर जो मिस्टेक हो जाती है उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्लियर है, चलो शुरुआत करते हैं, है ना। अब देखो सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO की अगर बात करें तो LCAO क्या होता है, देखो ध्यान देना, अपन पढ़ते हैं ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर LCAO, है ना, या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने से पहले भी ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से अपन एक्सप्लेन करते हैं ना, और फ्री और पेड दोनों कोर्सों के अंदर बहुत अच्छे से करवा रखा है, आपने पढ़ा होगा तो अच्छी तरह से आपको पता होगा। ठीक है, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या पढ़ते हैं कि जब समान या लगभग समान, ध्यान सुनना, जब समान या लगभग समान ऊर्जा के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर समान या लगभग समान ऊर्जा के एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, उनका कॉम्बिनेशन एक प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होगा, उनकी सिमेट्री भी लगभग एक जैसी होगी, तो फिर उनका कॉम्बिनेशन होने के चांस बनते हैं और तब जाकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो चलो यहाँ पर अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी। तो सही है, LCAO के अकॉर्डिंग सब ऑर्बिटल कंबाइंड हो सकते हैं, एक की एनर्जी इतनी एक कितनी तो कंबाइंड हो सकता है, लगभग दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, लगभग समान या समान होनी चाहिए तो कंबाइंड होगा। स्टेटमेंट सही है, आपको नोट करेक्ट देखना है, मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा देखना है यहाँ पर क्या है, कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस के अकॉर्डिंग लगभग सेम सिमेट्री होनी चाहिए तभी कंबाइंड हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक तो PZ ऑर्बिटल है ऐसे PZ और एक PX ऑर्बिटल है ऐसे ऐसे PX ऑर्बिटल, ये आपस में भैया कंबाइंड नहीं होंगे, है ना। सिमेट्री लगभग सेम होनी चाहिए, क्लियर है, ओरिएंटेशन लगभग सेम होनी चाहिए, क्लियर है ना, तो उनके कॉम्बिनेशन के चांस बनते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई सा भी ऑर्बिटल किसी से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात भी सही बोली गई है, सेम सिमेट्री के होने चाहिए मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग, तब होगा, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको गलत देखना है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, ए पीजेड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विद पीजेड ऑर्बिटल ऑफ एनोदर एटम। देखो एक एटम का पीजेड ऑर्बिटल दूसरे एटम के पीजेड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो सकता है। और देखो बहुत अच्छे से समझा रखे सिमेट्रिकल सब, एक एक चीज मैंने एलसीओ के अंदर काफी अच्छे से पढ़ाई है, आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से पता होगा। देखो यहाँ पर ये पीजेड है ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये पीजेड ऑर्बिटल मान लो इसको, यहाँ पर भी अपन ने ये पीजेड ऑर्बिटल मान लिया, ये क्लियर है, ये पीजेड है ना। यहाँ पर ये प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस और माइनस इस तरह से कर दो, और ये आपस में एक दूसरे के पास आएंगे और आपस में कंबाइंड हो जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। ये यहाँ पर इस तरह से अपन कर सकते हैं, ये ऐसे है ना, बीच में प्लस प्लस आ जाएगा, इसका प्लस और इधर माइनस माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो जाहिर सी बात है एक एटॉमिक ऑर्बिटल का पीजेड ऑर्बिटल दूसरे एटम के पीजेड ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड हो सकता है। मतलब ये स्टेटमेंट एकदम सही है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको गलत देखना है, जो गलत होगा ना वो आपका आंसर होगा। यहां पर क्या बोला है कि ए पी एक्स ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विद पी एक्स ऑर्बिटल ऑफ एनोदर एटम। देखो पी एक्स आप इसको मान लो ऐसे, ये पी एक्स, ये प्लस और माइनस, ये पी एक्स अपन ने मान लिया। दूसरा पी एक्स यहां पर ले लो, ये प्लस और माइनस इस तरह से, ये कंबाइन हो सकते हैं इजीली। ये इसकी बॉन्डिंग इससे और इसकी बॉन्डिंग इससे होगी, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ तो सिग्मा बन रहा है। तो कुल मिलाकर ओवरलैपिंग तो ये होगी, लेकिन ध्यान देना अगर अपन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो कुल मिलाकर स्टेटमेंट ये भी सही, आपका आंसर ये भी नहीं हो सकता। लेकिन भैया इन चार में से एक तो करना है ना, हाँ? जब चार में से एक करना है तो आपको ही देखना है कि मोर करेक्ट कौन सा है, लेस करेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है। तो जाहिर सी बात है अपन को पता है कि सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होते हैं, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होते हैं, जबकि कंपेरेटिवली पाई में वीक ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर ये क्या है, वीक ओवरलैपिंग है, वीक ओवरलैपिंग है ना। इसलिए अपन कर सकते हैं कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, वीक ओवरलैपिंग होती है। इस वजह से ये लेस एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। मतलब कुल मिलाकर इसके थोड़ा बहुत गलत होने के चांस है, मतलब ये अपना आंसर यहाँ पर होगा। मतलब ये एक्यूरेट एकदम सही नहीं है, इसलिए अपन ने इसको सही माना। अपन को इससे भी गलत ऑप्शन कोई और मिल जाता तो फिर इसको भी अपन आंसर नहीं मानते, फिर उसको कर देते। तो कुल मिलाकर एग्जाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को फ्लेक्सिबल करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं बनाया ना तो कई क्वेश्चंस में आप क्या मात खा जाओगे, आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं आ रहे तो क्वेश्चन ही गलत दे रखा है ना, ये भी तो सही होगा, हाँ इस तरह से आपको लगेगा, और फिर आप वहाँ पर क्वेश्चन गलत कर आओगे और आपके नंबर कट जाएंगे, सिलेक्शन होते होते आपका रुक जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। ये सारे अपने लेटेस्ट एग्जाम आरपीएससी 2022 के क्वेश्चन है ना, ये 22 के क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं अपन, जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज प्रेजेंट इन, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो वही मोलिकुलर फोर्सेज का केस आ गया है ना, और 2022 का ही क्वेश्चन है, मोलिकुलर फोर्सेज का ही केस है, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो आपको पता है जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है उसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होते हैं। ऐसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में एक्चुअली क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है और जो NO2 ग्रुप होता है ये एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर होते हैं, इसलिए पास पास आ जाते हैं और यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बन जाती है। ये एच बॉन्डिंग है, कौन सी है, ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड है, इसलिए यही आंसर होगा। जबकि देखो मेथिल अमीन की बात करें तो ये क्या हो गया भैया, CH3 NH2, इसमें H बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन ये अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच होगी। एक ही मॉलिक्यूल में ऐसे दो ग्रुप थोड़े जिनके बीच H बॉन्डिंग हो जाएगी, नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर H बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर होगी, इंट्रा नहीं होगी, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं है। पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया कि OH और NH2 ग्रुप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चले गए, तो इनमें विद इन मॉलिक्यूल तो बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती है ना। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बॉन्डिंग हो सकती है, लेकिन ये आपस में बॉन्डिंग नहीं कर सकते, भी आंसर नहीं होगा। और वाटर की बात करें तो वाटर में भी दो अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल के बीच बॉन्डिंग हो सकती है, एक ही मॉलिक्यूल में नहीं हो सकती, तो मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और ये सारी चीजें काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या होती है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग क्या होती है, इनका बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, A to Z वेपराइजेशन पर क्या इफेक्ट होता है, काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखे है ना। पेड में तो छोड़ो, फ्री कोर्स में भी ये चीज़ें आपको काफ़ी डिटेल में
आपने पढ़ी होगी। तो आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर आपके नहीं होगा ना। और ये सारे क्वेश्चन है 2022 का एक क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो कि 2022 में ही केमिकल बॉन्डिंग से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। आई थिंक क्लियर हो गया और गिने चुने टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे। अच्छा 2022 की बात नहीं कर रहा, 2018 का उठा लो, उसके भी क्वेश्चन इसमें है ना, उससे भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन है। आप उसके पहले चाहे 15 का देख लो, चाहे 13 का देख लो, 11 का देख लो, आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना, इन गिने चुने 4-5 टॉपिक से पूरी केमिकल बॉन्डिंग में। कौन से? हाइब्रिडाइजेशन ले लो, VAC-PR थ्योरी ले लो आप, है ना। हाइब्रिडाइजेशन के बिना VAC-PR चल ही नहीं सकते। VAC-PR पढ़ना ही तो हाइब्रिडाइजेशन आपको देखना ही देखना, ही मान लो आप, है ना। तो कुल मिलाकर VAC-PR देख लो, है ना। उसी के अंदर LCO भी कवर हो जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देख लो, मॉलिक्यूलर फोर्सेस देख लो, मैक्सिमम इन्हीं से कवर हो रहा है। बाकी हल्का फुल्का देख लो, ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं होती। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपन, देखो ध्यान देना, ए मॉलिक्यूल हैज इनफ इलेक्ट्रॉन टू फिल 15 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस मॉलिक्यूल इज नॉट ट्रू। ध्यान देना, नॉट ट्रू पूछा। देखो एक मॉलिक्यूल है जिसमें 15 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर भरने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है जो 15 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरे जा सकते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 के अंदर 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुल मिलाकर ये मान लो उसके पास 30 इलेक्ट्रॉन है, जिससे 15 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे भर जाएंगे, है ना। तो यूँ समझ लो, जैसे मान लो कि ये एक है, एक, फिर आगे ये 2 3 4 5 अब चलते रहेंगे और ये यहाँ पर 11 आ गया। ये समझ लो बीच में 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 है ना। इसको मैं ऐसा करता हूँ 11 से भी क्या मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये बीच में आ गया, ये 13 आ गया, फिर ये 14 मान लो, इसको ये 15 मान लो, ये फिर 16 हो गया और ये 17 हो गया। ऐसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 1 से 17 तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया भाई। मॉलिक्यूलर और उस मॉलिक्यूल के पास इतने इलेक्ट्रॉन है जिससे 15 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भर जाते हैं, मतलब ये सारे भर गए 15 तक पूरे। ये समझ लो आप, ऐसे समझने के लिए बना रहा हूँ, ये 15 तक ये भर गए, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, आप लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन भरते चलोगे, 15 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भर जाएगा। भरा हुआ जो सबसे ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल होता है वो अपना होमो होता है। वो क्या होता है? होमो। तो ये अपना होमो है, क्योंकि ये भरा हुआ सबसे ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल है। और सबसे कम एनर्जी का जो खाली ऑर्बिटल होता है वो ल्यूम होता है। तो इसका मतलब ये ल्यूमो है अपना, ये ल्यूम हो गया सबसे खाली एनर्जी का, है ना, सबसे कम एनर्जी का खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। और ये होमो ल्यूमो के बीच का एनर्जी गैप हो गया ये यहाँ पर, ये डेल्टा ई, है ना। ये समझ लो आप इसको। ये एक को आप होमो मान लो सच समझने के लिए, एक को आप ये ल्यूमो मान लो, और ये दोनों के बीच का एनर्जी गैप हो गया। ये ट्रांजिशन को अफेक्ट करता है। ये एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होता है ना, ट्रांजिशन या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही कम होता है। एक्साइटेशन बोल दो या ट्रांजिशन बोल दो, ये उतना ही कम होता है। क्योंकि अगर मान लो भाई हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, आपने कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होकर इसमें जाएगा, होमो से ल्यूमो में जाएगा। तो अगर ये एनर्जी गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाएगा, मतलब ट्रांजिशन आसान होगा। एनर्जी गैप ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, मतलब एक्साइटेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब चलो इन क्वेश्चन को अपन देखते हैं, समझते हैं। क्या आपको दे रखा है? देख क्या दे रखा है, द 15 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स विद लोवेस्ट एनर्जी सेल बी फिल्ड फर्स्ट। सही बात है भाई, कोई भी मॉलिक्यूल में जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे, हाँ, तो कौन से मॉलिक्यूल ऑर्बिटल भरेंगे पहले? जो कम एनर्जी के। कम एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल ऑर्बिटल भरेंगे? हाँ, जितने भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन है उससे आधे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो यहाँ पर 15 मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में भरने के लिए इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब पहले कम एनर्जी के जो 15 मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है वही भरेंगे, है ना। तो यही बोला है कि जो 15 मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है कम एनर्जी का वो पहले भरेंगे। तो एकदम सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको नॉट ट्रू बताना है, नॉट ट्रू। दूसरा देखो भैया यहाँ पर, द 15th molecular orbital of the list shall be called homo। देखो जो 15वें नंबर का molecular orbital है उसको homo कहेंगे, एकदम सही है, ये सही है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो द 16th molecular orbital of the list would be LUMO। जो 16th नंबर का 16वें नंबर का molecular orbital है उसको LUMO कहेंगे। तो ये LUMO ही 16वें नंबर का, इसका मतलब ये भी एकदम सही है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। भैया 3 तो कट गए ना, तो अच्छा तो अपना आंसर होगा।
चलो पढ़कर देख लेते हैं, पता चले किसी को कंफ्यूजन हो। देखो चौथे में क्या दे रखा है यहाँ पर, द लार्जर द एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो मोर इजीली ए मोलिक्यूल सिलेक्शन मोलिक्यूल इलेक्ट्रॉन सेल बी एक्साइटेड। ये कह रहा है कि अगर होमो और ल्यूमो के बीच लार्ज एनर्जी गैप है तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन आसानी से हो जाएगा, मोर इजीली होगा। नहीं भैया, अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो एक्साइटेशन कम होगा, है ना। एनर्जी गैप जब कम होगा तो एक्साइटेशन ज्यादा होगा। यहां पर बोला है कि एनर्जी गैप लार्ज है तो एक्साइटेशन इजीली होगा, नहीं होगा। एनर्जी गैप ज्यादा है तो एक्साइटेशन मुश्किल से होगा, कम होगा, कठिन होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है और ये गलत है, इसलिए ये अपना आंसर होगा। देखो कितना इजी है, सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है। ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं ऑलरेडी, है ना। फ्री और पेड दोनों में अगर आपने पढ़े होंगे, किसी भी कोर्स से आप पढ़े होंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इजीली। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर अब आपके नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ना। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हैं भैया, वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हो, है ना, कि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। हाँ करके देखो भाई ट्राई, कर लिया सबने। चलो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है ना। ये 2018 का क्वेश्चन है, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सॉरी ये VACPR थ्योरी का ही क्वेश्चन है। मैंने बताया ना VACPR थ्योरी से आपके शेप, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं, उससे रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आपने VACPR ढंग से पढ़ी। और यहाँ पर यही बात बोल रखी है, देखो ध्यान देना, बॉन्ड एंगल इन NF3 एज कंपेयर टू NH3। देखो NH3 के कंपेरिजन में NF3 में बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। अरे देवताओं बहुत अच्छे से समझा रखा है ना, आपको समझा रखा ना। अरे कोई ना कोई कोर्स से तो पढ़े ही होंगे ना आप, फ्री से पढ़े हो चाहे पेड, दोनों में दे रखा है। ऐसा नहीं है कि पेड में ही है, फ्री में भी है ना, दोनों में दे रखा है बहुत अच्छे से, तो किसी न किसी से तो पढ़े ही होंगे ना आप। तो यहाँ पर देखो भैया बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट अपन को समझना है, बहुत अच्छे से समझा रखा है ना। देखो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना क्या होगा, समझने की कोशिश करना। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको यूँ समझो अभी ऐसे, और यहाँ पर इसको ऐसे समझा, ऐसे। देखो समझने की कोशिश करना यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा। देखो ध्यान देना, समझना कि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो फ्लोरीन की ज़्यादा है नाइट्रोजन की। जाहिर से भैया आप कहोगे अरे सर ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, क्या बात करते हैं, आपको हमको तो पता है ना। तो यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। अब देखो इस बॉन्ड के अंदर बॉन्ड पेयर होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड पेयर होगा ना वो नाइट्रोजन की तरफ नहीं बल्कि फ्लोरीन की तरफ मूव करता रहेगा। मतलब ये बॉन्ड पेयर थोड़ा इधर होगा जिधर फ्लोरीन है, होगा नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इधर। अब ये बॉन्ड पेयर जितना इधर होगा इनके बीच की डिस्टेंस उतनी बढ़ती चली जाएगी ऐसे। कुल मिलाकर इनके बीच ज़्यादा डिस्टेंस है, ज़्यादा डिस्टेंस है तो इनका रिपल्सन कम होगा, और इनके बीच अगर रिपल्सन कम होगा तो रिपल्सन कम है, इसका मतलब रिपल्सन कम है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल पास छोटा हो जाएगा। भाई रिपल्सन कम है तो ये छोटे हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम होगा, ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई कर लो। देखो ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है वो हाइड्रोजन की तरफ नहीं होगा बल्कि नाइट्रोजन की तरफ शिफ्टेड रहेगा ऐसे। अब नाइट्रोजन की तरफ शिफ्टेड रहेगा तो बिल्कुल पास पास आ गए बॉन्ड पेयर, बिल्कुल भाई दूर, ये से तो दूर होगा, इसे पास आ गए, पास होगा तो इनके बीच रिपल्सन काफी बढ़ जाएगा, रिपल्सन काफी बढ़ जाएगा तो रिपल्सन को कम करने के लिए अपने आप को दूर दूर कर लेंगे, मतलब बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हाई रिपल्सन होगा, हाई रिपल्सन होगा तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये बॉन्ड एंगल का बढ़ जाएगा, क्योंकि रिपल्सन काफी ज्यादा है तो ये रिपल्सन भैया ज्यादा नहीं हो, इसलिए ये अपने आप को बचाने के लिए, इस रिपल्सन को कम करने के लिए थोड़े दूर दूर चले जाएंगे। अच्छा बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई यार बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो दूर दूर है, दूर दूर है तो रिपल्सन कम होना चाहिए। नहीं भाई, रिपल्सन ज्यादा है इसलिए बॉन्ड एंगल यहाँ पर ज्यादा हुआ है, ताकि वो रिपल्सन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाए ना, तो कंफ्यूज मत हो ना। तो कुल मिलाकर बॉन्ड एंगल क्या है, NF3 में स्मॉलर है,
तो ये होगा NF3 में स्मॉलर बॉन्ड एंगल है, ए ऑप्शन ना 2018 का क्वेश्चन है ना। और सिंपल VAC पेयर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। VAC पेयर थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, यानी 3-4 टॉपिक है जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। बाकी से तो कभी कभी आ जाए तो एक आध क्वेश्चन बात अलग है, बाकी नहीं से क्वेश्चन आते है ना। देखो एक कॉन्सेप्ट है जिसका भी आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर क्या बताया गया है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडाइजिंग 2s and 2px ऑर्बिटल। देखो ये भी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, फ्री और पेड दोनों कोर्स के अंदर कर रखा है, और क्लियरली आपको वहां पर एक्सप्लेन कर रखा है कि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बता रहा है, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो भैया sp हाइब्रिडाइजेशन में देखो 50% एस करेक्टर है, एस करेक्टर है ना, और इसके अंदर 50% पी करेक्टर है, पी करेक्टर है, यानी sp से पता चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो कोई सा भी हाइब्रिडाइजेशन हो आपको क्या है कि उसमें देख लो कि कितने % एस करेक्टर है, कितने % पी करेक्टर है ना। इस तो यहाँ पर तो एक एस एक पी है तो 50% है सर, 50% पी है, सब समझा रखा है मैंने वहाँ पर आपको, ठीक है ना। अब एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको काम में लेना होता है, दूसरा काम में क्या लेना होता है कि यहाँ पर जो भी आपको दे रखे होते हैं इनमें देखो आप इन ऑर्बिटल्स के सामने आगे जो ये आपको कांस्टेंट मिलेगा, ये इस कांस्टेंट पर फोकस करना, इस कोफिशिएंट पर फोकस करना। आपको क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट है इन कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम कर लेना है। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इन कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करके देखो भैया, अगर सम करने पर 1 आ रहा है तो आप उसके बारे में आगे सोचना, अदरवाइज वो वहीं पर कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे अपन, परसेंटेज कैरेक्टर मैच करना है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखें कि पहला जो कॉन्सेप्ट है इनके स्क्वायर का सम करें। देखो 1/3 का स्क्वायर कितना होगा, 1/√3, इसका कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर 1/√3, एक को मैं पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ, बाकी को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। 1/√2 का स्क्वायर है क्या इक्वल 1 आ रहा है वो देखना है अपन को, है ना, आ रहा है नहीं आ रहा वो देखना है, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 होगा, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 होगा, 1/3 प्लस 1/2, देखो ये आधा है ये 1/3 है, दोनों का सम 1 नहीं होगा, 1 से कम होगा तो नॉट इक्वल 1, नॉट इक्वल 1 है, इसका सीधा सीधा मतलब है ये आपका आंसर नहीं होगा। क्योंकि जब भी अपन हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लेंगे इस तरह से तो हमेशा वो नॉर्मलाइजेशन के कंडीशन को फॉलो करता है। नॉर्मलाइजेशन के कंडीशन को फॉलो करने का मतलब है इन कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 1 के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हमेशा यही चेक करो, जब यहां पर वेरीफाई हो जाए तो आगे चलेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन यहीं पर सोल्व हो जाएगा आपका। तो ये ए आंसर नहीं होगा। यहां पर भी देखो 1/3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो गया। यहाँ पर भी 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर ये हो गया, और इन दोनों को करेंगे तो नॉट इक्वल 1 होगा। इसका मतलब भैया ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये यहीं पर कट गई, आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जब इसको भी अपन देखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और ये नॉट इक्वल 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसको अपन यहाँ पर देखते हैं, इसको देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 1/√2 का तो 1/2 होगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा। अच्छा यहाँ पर माइनस में कंफ्यूज मत होना, क्या तो माइनस है तो घटेगा, यू कर दो यू, क्योंकि भैया वो स्क्वायर कर रहे हो आप, स्क्वायर में क्या है कि ये साथ में चलता है, ये आगे सिंबल यहाँ पर कुछ नहीं है ना तो प्लस होगा, तो यू समझ लो ये ऐसा केस है, ये इसी तरह ये माइनस है ना यू, तो ये ऐसा केस है, ये ऐसा है, तो कंफ्यूज मत होना। तो जब स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिक ये प्लस का तो प्लस रहेगा, इसलिए माइनस का भी प्लस हो जाएगा स्क्वायर करते ऐसे, है ना। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना, आप प्लस माइनस को भूल जाओ, केवल आप तो प्लस मान लो सीधा। तो ये 1/2, इसका स्क्वायर 1/2 है ना, और ये इक्वल 1 आ रहा है। तो देखो बाकी 3 ऑप्शन अपने पास ऐसे भी कट चुके थे, तो अपना चौथा आंसर यही होगा, यही अपना यहाँ पर आंसर होगा। अब अगर मान लो कि ऐसे 2 या 2 से अधिक ऑप्शन होते जिसमें ये इक्वल टू 1 आ जाता, 2 या 2 से अधिक ऑप्शन होते जिसमें ये इक्वल टू 1 आ जाता, तो पर नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस में फिर परसेंटेज कैरेक्टर को मैच करके देख लेते हैं भाई। परसेंटेज कैरेक्टर को कैसे मैच करना है, जैसे ये देखो आप, ये पहला कोफिशिएंट का स्क्वायर आया ना, तो सीधा आप कर लो 1/2 × 100, तो ये कितना आ गया 50%,
तो मतलब 50% एस करेक्टर आ गया भैया। ये पी के लिए लिखा अपन ने, कहा यहाँ थोड़ी, यहाँ करो यहाँ पर, है ना, इसमें सी का देखना है ना, तो ये 50% एस करेक्टर आ गया, ये 50% एस, है ना। इसी तरह से ये पी के लिए लिखा है, इसका स्क्वायर, है ना, इसका देख लो वही 1/2 इंटू 100, तो ये भी क्या हो गया 50%, तो ये पी के लिए भी हो गया 50% पी करेक्टर, तो एस और पी दोनों मैच कर गए, मतलब ये आपका आंसर है। और यहाँ पर भी अगर ये सोल्व नहीं होता, क्योंकि अगर 1-2 ऑप्शन में ऐसा मैच कर जाता तो उसके बाद चलते अपन बीच में प्लस या माइनस है, वो केस उसके बाद आता है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट का पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा, बहुत अच्छे से समझा रखा है, आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से याद होगा। तो अब आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पिछले प्रीवियस ईयर पेपर कुछ भी उठा के देख लो, कितने भी आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं। मैं गिना देता हूँ कौन कौन से टॉपिक है। आप वीएसई पीआर थ्योरी देख लो, वीएसई पीआर थ्योरी जहां से क्वेश्चन आ रहा है, वीएसई पीआर। अब यहाँ पर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन देखे नहीं देखे, भैया अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता ना तो वीएसई पीआर आप कर ही नहीं सकते। मतलब आपने वीएसई पीआर पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन आप कर रहे हो और उसके क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब आपको हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, चाहे आप देखो मत देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। वीएसई पीआर आपने देख लिया। दूसरा एमओटी देख लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखोगे तो इसमें एलसीएओ भी हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सारी प्रॉपर्टीज वगैरह हो जाएगी, है ना। यहाँ पर ही पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम पे भी नजर मार लेना, जिसमें ये काम खत्म हो गया, है ना। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अच्छा वीएसई पीआर थ्योरी में आपकी ज्योमेट्री होगी, शेप होगी, बॉन्ड एंगल हो गया, है ना, सब कुछ यहाँ पर हो गया। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेज। कौन से? मॉलिक्यूलर फोर्सेज, जिसमें एच बॉन्डिंग वगैरह आ जाएगी, है ना, जिसमें एच बॉन्डिंग वगैरह आ जाएगी। अभी तक के आपके जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ कि 90% से ज्यादा क्वेश्चन है वो केवल इन्हीं टॉपिक से आए हुए हैं। बाकी इनके अलावा बाकी टॉपिक पे भी आप नजर मारो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन पे फटाफट देख लो, उन पर ज्यादा कुछ रुकने की जरूरत नहीं, उनका बार बार अब रिवीजन करने का समय आपके पास नहीं है, तो ज्यादा फोकस नहीं करना, मेन फोकस इन पे करना है ना। तो फटाफट केमिकल बॉन्डिंग में 10 मिनट के अंदर आपने इन तीनों टॉपिक को पर नजर मारिए और फटाफट इनके क्वेश्चन देखिए, आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम के एक दिन पहले भी देखोगे तो फिर उस समय भी इन टॉपिक को फटाफट 2 मिनट के अंदर नजर मारना, आपका 2 से 3 मिनट के अंदर केमिकल बॉन्डिंग खत्म। तो इस तरह से जब आप चलोगे तो भैया आपके मजा आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो भैया ये था केमिकल बॉन्डिंग एंड जीआईओसी, है ना। आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि कैसा आपको लगा, है ना। कोई भी सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं, है ना। अब इस तरह से अपन कुल मिलाकर 4 से 6 वीडियो की ये सीरीज रखेंगे। 4 से 6 वीडियो में जो आपके मेजर टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आने के, और मेजर जो चैप्टर है उनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनके क्वेश्चंस को अपन कवर कर लेंगे। उससे आपका लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर होने वाला है। बाकी जो भी अगर सजेशन हो कुछ इंप्रूवमेंट का कुछ भी, तो आप बता सकते हैं, उसको अपन आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर कंसिडर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।